दोस्तों, पेश है हड्डियों का महल। मनोज की कॉमिक्स है। ये एक और चित्र है। बहुत ही पुरानी कॉमिक्स है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। किसी समय सूरतगढ़ में वीरभद्र नाम का एक राजा राज करता था। उसका महल एक बहुत ही वस्तुओं से भरा पड़ा था, पर उसके सोने की अंगूठी थी उससे सबसे ज़्यादा मूल्यवान थी, जिसके वह कभी भी उंगली नहीं उतारता था, क्योंकि वह अंगूठी उसे विशेषता थी कि वह किसी भी जानवर पहनता था तो किसी भी जानवर की बोली वह बोलने और समझने लगता था, उसके अधीन हो जाते थे। एक बार राजा वीरभद्र शिकार खेलने निकला। उसे उसने जंगल में बहुत से शिकार किया और अंत में थक कर वह नदी के किनारे जा पहुंचा। बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लूँ फिर महल वापस चलूँगा। लेकिन जैसे ही उसने अंजलि में पानी भरना चाहा, उसकी वह अंगूठी निकल कर आए, मेरी अंगूठी, प्रिय अंगूठी। और राजा अपनी मूल्यवान अंगूठी निकालने के लिए नदी में छलांग लगा दी, किंतु इससे पहले राजा अंगूठी को अपना कब्जा कर पाता, ओह, राजा मुंह देखता रह गया और वह विशालकाय मछली उसे निगल कर पटकती हुई गहरे पानी में गोता लगा दी। ओह, आज सबसे प्रिय वस्तु मुझसे बिछुड़ गई। अब मैं पशु पक्षियों को कैसे बात कर सकूँगा, कैसे जीऊँगा अंगूठी के बगैर। राजा नदी से बाहर निकला। अंगूठी खो जाने के मन गम में वह दुखी होकर पैदल ही नदी के किनारे किनारे जंगल में बढ़ता रहा। उसे होश ही न रहा कि उसका घोड़ा भी पीछे खड़ा है। वास्तव में वह अंगूठी हाथ से निकल जाने का दुख वह होशो हवास को बैठा था। काफ़ी देर चलने पर तब रात हो गई। तब वह गहन अंधकार उसे कुछ सुझाई न देना बंद हो गया। वह ठिठक कर रुका। ओह, काफ़ी रात हो गई चुकी है। शायद मुझे भटक कर गया हूँ। कहाँ आ गया हूँ, क्या करूँ? सोचकर राजा विश्वभद्र जब नाग की सीध में आगे बढ़ता रहा, काफ़ी दूर उसे झोपड़ी की रोशनी आती दिखाई दी। किसी किनारे वह झोपड़ी पर शायद किसी मछुआरे की मालूम होती है। क्यों ना आज रात यहीं शरण लूँ भला, रात भर कहाँ भटकता रहूँगा। वो झोपड़ी के अंदर निकट पहुंचकर वह दरवाजा खटखटाया। कोई है? खट खट खट। झोपड़ी के भीतर देखो माँ, कोई है। मनुष्य की खुशबू अभी देखती हूँ बेटी। और बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। आह मनुष्य, बेटी आज हमारी किस्मत का खून काफ़ी खुल गई है। हमें भूख पेट भोजन करेंगे। आई, यह किसी आदमखोर जादूगरनी का घर लगता है। और इससे पहले राजा विश्वभद्र वहाँ से भाग पाता, अपने बचाव का कोई उपाय कर पाता, बूढ़ी ने जादू की छड़ी से खींचकर उसे दरवाज़ा बंद कर दिया। लो बेटी, शिकार आ गया है। पहले तू इसका पहले शिकार आ गया है, इससे पहले कि तुम्हारे पिता यहाँ पहुँचे, इसे मार कर खा लेते हैं। बुढ़िया ने भयानक आह लगाते हुए बड़े बड़े नाखून हाथ राजा की गर्दन की ओर बढ़ाए। ए प्रभु, मेरी जान कैसे बचाऊं, मदद कर। तभी अचानक बुढ़िया की सुंदर बेटी रुकी मैया स्वर में बोली, माँ ठहरो, आगंतुक को मत मारो। तू ये क्या कह रही है बेटी, शिकार को ना मारूं? माँ, हाँ माँ, देखो कितना सुंदर और आकर्षित है। शायद यह कहीं का राजा मालूम होता है। यह एक राजा हो या रंक हमारे लिए तो बेकार है बेटी, क्योंकि हम मनुष्य का ही भोजन करते हैं और हमेशा आज हमारा आहार बनेगा। तुम्हें शैतानी की नानी तुम शैतान की नानी और मेरे प्यार का वास्ता माँ, तुम इसे मत मारो और जाने दो। शकल से यह पहले ही दुखी लगता है, न जाने ये क्यों मनुष्य पसंद भी नहीं करने लगी हूँ। इसे जाने दो माँ, मेरी अच्छी माँ। ओह, तब तो ये मुझे छोड़ना ही होगा। ओह, कितनी सुंदर, नेक
और दयालु है यह युक्ति। निसंदेह इसे मेरी पत्नी बनने योग्य है, अवश्य विवाह करूँगा। तुम सौभाग्यशाली हो युवराज नौजवान, जो तुम्हें मेरी बेटी चंचला पसंद आ गया। तुम्हें रहम खाकर तुम पर रहम आ गया। लेकिन अब यदि तुम अपनी ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरा बूढ़ू बस आने वाला है। यदि उन्हें तुम्हें देख लिया तो फिर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। हाँ अजनबी, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मेरे पिता मेरे प्यार की खातिर तुम्हें अपनी जान नहीं बख्शने वाले। तब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलना चाहता हूँ सुंदरी कंचना, क्योंकि तुम मेरी पत्नी बनना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अजनबी। मेरे पिता यह विवाह कदरती स्वीकार नहीं करेंगे। फ़ौरन तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर जब तक कुछ तो ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलती तब तक मैं यहाँ से नहीं टस से मस में नहीं हूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। माँ, इस जिद्दी आदमी को कुछ समझाओ ना। और परंतु इससे पहले बुढ़िया राजा वीरेंद्र को कुछ कह पाती और आह करता हुआ आवाज़ें आने लगी, खट 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 खट। ओह, शायद बूढ़ू आ गया। ओह, पिताजी आ गए। और वास्तव में नदी में एकाएक भयंकर तूफान आ गया और तेज हवाएं चलने लगी। और जिधर ही नदी के मुक्त लहरें खींचता हुआ एक छोटे कोई पतला दुबला 3 भयानक जानवर सिर वाला विचित्र बूढ़ा इंसान बाहर निकला। मनुष्य गंध, जरूर कोई मेरी बूढ़ी के लिए कोई नया तगड़ा शिकार फंसा होगा। और नदी से बाहर निकलकर वह प्रशंसा से उछलता कूदता हो झोपड़ी की ओर बढ़ गया। हा, आनंद आनंद महानंद, चल चपर चपर चपर। उसकी आवाज़ सुनकर झोपड़ी के भीतर माँ बेटी खलबली मच गई। उफ नौजवान, मेरे बूढ़ू आज पहुँचा है, अब भी वक्त है, पिछले दरवाजे से भाग जाओ। तुम्हारी एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी, भाग जाओ। नहीं, बिना तुम कंचना के लिए नहीं हरगिज़ नहीं लूँगा। ओह माँ, ये बड़ा जिद्दी है, इंसान है। अब इससे भागने का वक्त भी नहीं है, लेकिन इसे मरने भी नहीं देख सकती। तुम जल्दी से इसे छिपा दो, पिताजी के आने के बाद मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है बेटी, अब इसे के अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन लगता है कि आज इसकी के साथ साथ हमारी भी शामत आएगी। और बुढ़िया ने एक तरफ रखे संदूक को ढक्कन उठाया। यह नौजवान, जल्दी ही अपनी जान है प्यारी है तो जल्दी संदूक में छुप जाओ। पहले अपनी बेटी से पूछो कि वह मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है या नहीं। अरे बाबा, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, जाओ जल्दी छिप जाओ। और राजा ने तुरंत छिपने की में कोई आनाकानी नहीं की और राजा ने तुरंत संदूक में घुसते ही बुढ़िया ने संदूक का ढक्कन बंद करके उस पर कपड़ा सामान रख दिया। फाटक फटाक हाय तोड़ डाला दरवाज़ा। ही। अरे बुढ़िया, कहाँ है वह आदमी जिसने गंध से मेरी भूख जोरों से भड़का रखा है। अरे बेवकूफ़ बूढ़े, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। तेरे दिमाग में जो गंध भरी पड़ी है, जब इंसान है ही नहीं तो उस हमारा कल का खाया था। आज तो हम यहाँ कोई नहीं आया। ओह, तो क्या मैं आज भूखा ही सोना पड़ेगा? और नहीं तो क्या हमें खाओगे? चले जाओ, जाकर उस कोने में पलट कर सो जाओ, बड़े ज़ोर से नींद आ रही है। और बूढ़ा जादूगर मन मसोर कर एक कोने में जाकर सो गया और बुढ़िया ने अपनी बेटी के साथ दूसरे कोने में जाकर सो गई। शुक्र है बापू ज़्यादा चू चपल नहीं की। और रात बीत गई। वो फटते ही जादूगर उठा और जाल लेकर नदी में मछलियाँ पकड़ने चला गया। अरे भूखे को शिकार पर जाने की अच्छा है पेट में कुछ पड़ जाए। और सिर दी वह ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर लौटा।
ले बुढ़िया, जल्दी से इन मछलियों का नाश्ता तैयार कर, फिर शिकार पे जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर आराम से बैठ जा। और बुढ़िया ने जल्दी ही चूल्हे में मछलियाँ भून कर उसे परोस दी। जल्दी खाकर नित शिकार पर जाओ, तगड़ा सा शिकार पकड़ कर लाना कंचना, और मुझे भूख, बड़े जोर से भूख लगी है। तू चिंता मत कर बुढ़िया, आज के दिन खाने के लिए ज़रूर कोई बाका नौजवान लाऊंगा। और नाश्ता करने के पश्चात बूढ़ा शिकार की तलाश में चल दिया। तेरे बापू गए बेटी, अब नौजवान को संदूक से बाहर निकल। हाँ ठीक है, जल्दी, पता नहीं वह उसकी क्या दशा होगी। और दोनों ने राजा को संदूक से बाहर निकाला, जो भूख प्यास से अधमरासा हो गया था। अरे छोकरे, इसी समय तेरी नज़रों से दूर हो जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा। आज तेरे कारण हम दोनों माँ बेटी का प्राण का संकट पड़ गए थे। मुझे कुछ खाने को दो, बिना कुछ खाए पिए अब मुझसे एक कदम भी निकलने की शक्ति नहीं है। ओह सत्यानाश उसका। जाओ बेटी, देखो खाने के लिए घर में कुछ है या नहीं, और है या नहीं। सिर्फ एक सड़ी सी मछली है माँ, तुम्हारी नज़रों में बच गई, भूनने से रह गई थी। तो बेटी इसी को काट कर सनी बना दे, सब्जी बना दे। वो लड़की ने उस एकमात्र मछली को जैसे ही साफ करने के लिए कतरा काटा, ओह माँ देखो, इसमें से अंगूठी, मछली की अंगूठी निकली है पेट में से, कितने सुंदर, मेरी अंगूठी, वाह, पंच धातु की बनी अंगूठी, लगता है इसमें हीरा लगा है, ज़रा देखो, मुझे दिखाना बूढ़ी माँ। और राजा ने अंगूठी को देखकर जैसे ही गौर से देखा और घटना याद आ गई। ओह, यह तो वह जादुई अंगूठी है, मेरी अंगूठी है, क्या मतलब। तब राजा ने उसे अपने बारे में, अंगूठी को खोने के बारे में सारा किस्सा सुनाया और प्रशंसा से स्वर में बोला, अब मैं फिर पशु पक्षियों की, जानवरों की भाषा बोल सकता हूँ, और मुझे तुम हो जाने से, सदमे से अब मैं बिल्कुल होश में आ चुका हूँ। ओह तो तुम सुल्तानपुर के राजा हो। हाँ सुंदरी, लेकिन तुम्हारा दास हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी, अनुमति दे करोगी। तुम्हारी पत्नी बनकर मुझे अधिक खुशी होगी राजन, लेकिन तुम ज़रा भी खुशी नहीं होगी, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं होगी। तुम क्या कह रही हो माँ। जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मैं यह शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन क्यों। इसलिए इस बेमेल विवाह के हो जाने से मेरा बुढ़ा क्रोध में पागल हो उठेगा और तुम्हारे साथ साथ मेरी बच्ची को भी मार डालेगा। तो क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हारा पति प्रसन्न किया जा सके। यदि कोई उपाय है तो मुझे बताइए। कंचना को पाने के लिए मैं राजपाट, धन दौलत सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। राजा की बात सुनकर बुढ़िया धीरे धीरे सोच में पड़ गई। फिर एक उपाय है बुढ़े को खुश करने का। क्या क्या क्या, जल्दी बताओ। तो सुनो, मेरे बुढ़े को मनुष्य मांस बहुत प्रिय है। यदि तुम अपने राज्य से रोज एक आदमी उसे खाने के लिए भेजने का वादा करो तो इस विवाह के लिए कतई इनकार नहीं करेगा। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है। मैं राजा और प्रजा संतान होती है, मैं भला अपनी खुशी के लिए अपनी संतान को कैसे बलि चढ़ा सकता हूँ। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, नहीं हो सकता। आप कोई दूसरा उपाय बताइए। कोई दूसरा उपाय नहीं है राजन, तुम अच्छी तरह सोच लो। यदि तुम कंचना को पाना चाहते हो तो यह बलि मेरे बूढ़े को चढ़ानी ही होगी। राजा विश्वभद्र सोच में पड़ गया, लेकिन सिद्धि कंचना के सौंदर्य से उसे दिलो दिमाग में आंखों पे स्वार्थ का पट्टी पड़ गई। ओह ठीक है, तुम्हारे रोज एक आदमी को भेजने का वचन देता हूँ और कंचना मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, इस समय नहीं, जब रात को कंचना का पिता घर पर आ जाएगा तब मैं तुम दोनों को खा पी कर आराम करो। जाओ बेटी, अपने पति के लिए बढ़िया सा खाना तैयार करो। अच्छा माँ। और कंचना उसी समय राजा के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने में जुट गई
और राजा चारपाई पर लेटकर सुलताने लगा। ही मेरे बड़ू, जब मेरी योजना सुनेगा तो खुशी से झूम उठेगा। इधर हम दोनों रोज़ मनुष्य का भोजन मज़े करेंगे अपना जीवन बिताने के लिए। हमारी बेटी महलों में राज करेगी। ही। और थोड़ी देर बाद, बेटी मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने पति को खाना खिला देना। अच्छा माँ। और सिरधी कंचना ने भोजन तैयार किया और बड़े प्रेम से राजा को खिलाया। वाह वाह, लाजवाब भोजन है तैयार किया है। मेरे महल में अच्छे से अच्छा बढ़िया रसोया भी आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन तैयार नहीं कर सका। सच में तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूँ कंचना। मैं भी स्वामी। और भोजन से निवृत्त होकर पश्चात राजा घंटों कंचना से बातें करता रहा और दोनों घंटे हंसते बोलते रहे। और इस तरह इस बात का उसे होश ही नहीं रहा कब रात हो गई। और तब चौके जब बाहर भयानक आहट सा हुआ, कट 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 कट, अरे बापू आ गया। ओह, और कट 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 कट, बेटी दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे बापू आए हैं। ओह, अभी आई माँ। और कंचना ने दरवाज़ा खोला। कहाँ है वह मनुष्य? मेरी लाडली बेटी के साथ ब्याह करना चाहता है। ओह, तो यह गुस्से में लगता है बुढ़िया ने मेरे साथ धोखा किया है। दामाद जी को नाक ही डरने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब तुम्हारी गीदड़ धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। ही। ठीक है कहती हो मेरी बुढ़िया, हमारा दामाद सकल सूरत से बहादुर लगता है। ओ दामाद जी, मैंने अपनी बुढ़िया से सुना, वह ठीक कहा। वास्तव में तुम हमारी बेटिया की खातिर हमारे घर में खाने के लिए रोज़ आदमी भेजोगे? हाँ ससुर जी, मैं कंचना को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शाबाश, अब जाओ, हमें अपना दामाद स्वीकार करते हैं। धन्यवाद ससुर जी, अब मैं अपनी पत्नी के साथ अपने से विदा लेना चाहता हूँ। अरे भाई, इतनी रात गए, तुम दोनों कहाँ भटकते रहोगे? आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह ठंडे ठंडे मौसम में चले जाना। जैसी ठीक है ससुर जी, जैसी आपकी इच्छा। और विश्राम खा पी कर सो गया। अगले दिन भोर होते ही नाश्ते वगैरह से निवृत्त होकर कंचना और बुढ़िया से विदा ली। अच्छा, अब हम आज्ञा दीजिए, ठहरो, मैं तुम्हें किसी सवारी का बंदोबस्त कर देता हूँ। और कहकर बूढ़े ने अपने हाथ में छड़ी घुमाई और तुरंत ही एक रथ प्रकट हुआ। चलो बच्चों, अब तुम इस रथ में सवार हो जाओ और तुम्हारे महल तक पहुंचा कर लोप हो जाएगा। लेकिन रोज़ाना एक आदमी को मत भेजना भूलना। मैं अपना वादा तो नहीं भूलूंगा, लेकिन एक बात बताइए ससुर जी, जब आपके पास कोई जादुई शक्ति है तो मनुष्य की तलाश क्यों भटकते हो? अपनी जादुई शक्ति से बल पर आप बैठे बैठाए किसी मनुष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? ओह, यही तो मुश्किल है बेटे। मैं अपनी जादुई शक्ति के बल पर दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं वस्तु हासिल कर सकता हूँ। जीव जंतु तथा मनुष्य को अपना आहार बनाने के लिए अपनी जादुई शक्ति की मदद नहीं ले सकता। ऐसा करने से हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। अच्छा, अब देर न करो, अपने महल जाओ और हमारे लिए राज कर्मचारी तुम्हारी राह देख रहे होंगे। जी अच्छा अच्छा। और ठहरो राजन, मेरी एक बात सुनकर जाओ। यह बात किसी को मालूम न होनी चाहिए कि कंचना तुम पिछले 2 रातों तुम्हें यहाँ काटी है। निश्चित रहिए, यह राज किसी को मालूम ना होगा। और कहकर राजा कंचना के साथ जैसे ही रथ पर सवार हुआ, वो आकाश में उड़ चला और उसका राजमहल की ओर। और कुछ देर बाद रथ राजमहल की छत पर उतरा। लो फिर ये हम नीचे चलें, वहाँ तुम्हारा परिचय अपने समस्त दरबारियों मंत्रियों से और महामंत्री से करवाऊँगा। कंचना के रथ पर उतरने पर अदृश्य हो गया रथ और कंचना के साथ सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। और शायद राजमहल में पहले ही राजा की आने की खबर पहुंच चुकी थी, इसलिए समस्त दरबारी मंत्री आदि पहले ही दरबार में उपस्थित थे। राजा वीरभद्र जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराज सदा अमर रहे। महाराज, हम 2 दिन से आपके लिए परेशान होकर चिंतित थे। आप कहाँ चले गए थे? यह स्त्री कौन है? यह स्त्री हमारी पत्नी है, सुल्तानपुर की रानी कंचना है। महामंत्री, हम शिकार के दौरान
हमारी इनसे मुलाकात हुई और हमारे 2 दिन तक इन्हीं के घर ठहरे हुए थे। सुनकर सभी हर्षित हो उठे। रानी कंचना जिंदाबाद, हमारी रानी सदा सुहागिन रहे। दुनिया की हर खुशी रानी को कदमे चूमे। और राजा इसी खुशी के मौके पर हर नौकर चाकर को इनाम बांटा। ले जाओ ले जाओ। पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाने, गरीबों को दान पुण्य किया। सारी प्रजा राजा के इस कार्य से भरी भरी प्रशंसा करने लगी। वैसे भी अपने राजा बहुत चाहते थे। कंचना राजमहल में आने के बाद राजा न केवल सारे राज्य कार्य भूल गया, बल्कि प्रजा के सुख दुख को भी भूलकर केवल अपनी पत्नी में हर समय खुश रहता। पत्नी की तरफ से खुश रखने की सोचता था। साथ ही जिस दिन वह अपने महल वापस लौटा था, उसी दिन रोज एक रात को एक व्यक्ति को शिकार अपने कुछ विशेष आदमियों को अपने ससुर के लिए घर भेजने लगा। समझ गए ना, इस व्यक्ति को यहाँ पहुँचाना है, लेकिन खबरदार किसी को भी इस कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें महाराज, निश्चिंत रहें। और शाबाश, ये लो अपना इनाम, आपस में बांट लेना, गुप्त मार्ग से बाहर निकल जाना। और राजा के आदमी रोज़ किसी निर्दोष को पकड़ते और राजा के आदेश पर उसे बंद घोड़ा गाड़ी में लेकर चलते हैं और आदमखोर जादूगर बुढ़े और बुढ़िया की झोपड़ी में पहुंचा देते ही। अब तुम लोग निश्चित होकर बाती, कल फिर शिकार ले आना, जो आज्ञा। और रोजाना व्यक्ति रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे। शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सुना है कल रामू धोबी भी अपने घर से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और हमें उसका कुछ पता नहीं चला। ये भगवान, पता नहीं रोज रोज एक व्यक्ति और कहाँ गायब हो जाता है। कोई भाई, कोई भूत प्रेत का काम लगता है। वह काम जिस किसी का भी हो महाराज, कम से कम इस घटना की छानबीन तो करनी चाहिए, क्योंकि उनसे जब भी ये रानी जी आई हैं तब से किसी काम में ध्यान देना छोड़ दिया है। ठीक कहते हो भाई। अब महाराज हफ्ते में एक बार भी नगर का दौरा करने नहीं आते। भगवान जाने कैसी मुसीबत आने वाली है हमारे नगर पर। और दिन भर भय का आलम बढ़ता गया। राजा को फरियाद राजा तक पहुंचने तक भी पहुंची, लेकिन प्रजा का तो दिमाग खराब हो गया है। लगता है सारा जरा सा कुछ हो जाता तो फट झट से फरियाद लेकर महल में आ जाते हैं। खैर, आप जाइए, जाकर उनकी तसल्ली करने के लिए हम पूरे नगर में डंडोरा पिटवा दीजिए। जो कोई इसका पता लगाने में हम उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। और मंत्री के जाने के बाद, प्रिय, मेरे विचार से अब मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे माँ बाप के पास इनाम का भोजन भेजना बंद कर देना चाहिए, वरना प्रजा अशांति फैल जाएगी। यह आप कैसी बुद्धलो जैसी बातें कर रहे हैं स्वामी। यदि आप अपने वादे से मुकर गए तो मेरे माता पिता क्रोधित तो उठेंगे और आपकी कुछ भी अनिष्ट कर सकते हैं, जो मैं नहीं चाहती। ओह, तुम ठीक कहती हो। आप नायक ही इस विषय में सोचकर परेशान हो रहे हैं स्वामी। इन सब बातों से भूलकर मेरे पास बैठिए और जैसा हो रहा है उसे वैसा होने दीजिए। राजा अपने पास बैठकर कंचना उसे मीठी मीठी बातें करने लगी, जिससे राजा सिर दिए अपनी परेशानी भूल गया। ओ प्रिय कंचना, तुम मेरे जीवन में आई हो, मेरा जीवन स्वर्ग बना दिया है। ओ प्रिय, मैं चाहता हूँ तुम्हारे रहने के लिए इसे शानदार महल बनवाऊँ। ऐसा महल जो सोने, हीरे, जवाहरात से बना हो और दुनिया में कहीं मिसाल न हो। तुम्हारा क्या विचार है? मुझे सोने, हीरे, जवाहरात का महल नहीं चाहिए स्वामी। मुझे पत्थर मेरे लिए मामूली सी तुच्छ चीज़ हैं। ओह, फिर तुम्हें कैसा महल चाहिए? आप अगर सचमुच मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो मेरे लिए पक्षियों और हाथियों की हड्डियों से शानदार महल बनवा दीजिए। अरे, यह कौन सी मुश्किल काम है। मैं भी जाकर सारे पक्षियों और हाथियों को अपने सामने हाजिर होने का आदेश देता हूँ।
और राजा ने उसी समय अपने शाही बाग में जाकर पक्षियों और राजा हंस और हाथियों के राजा को अंगूठी की शक्ति से बुलाया। ए मेरी रानी पक्षियों और हाथियों की हड्डियों से बना महल चाहती है, अतः तुम दोनों इसी समय जाकर अपने अपने समूची जाति को एकत्रित करो और नम्रतापूर्वक मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। और हंस और हाथी उंगली में पड़ी अंगूठी की जादुई शक्ति के कारण अपने आदेश का पालन करने के लिए विवश हो गए। इसलिए दोनों उस समय अपनी जाति को बुलाने के लिए चल पड़े। क्या राजा वास्तव में अपनी रानी को खुश करने के लिए समूची पक्षी जाति को खत्म कर देगा? उस डायन पत्नी के चक्कर में हमारे प्रिय राजा की मति भ्रष्ट हो गई है। हे प्रभु, सद्बुद्धि देना, वरना हम निर्दोष अवश्य मारे जाएंगे। और हंस सारे पक्षियों को एकत्रित करके राजा का हुक्म सुनाया। ओह, तो क्या निजी स्वार्थ के लिए कारण हम सब मारे जाएंगे? मजबूरी है, हम राजा की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकते। हमें भगवान के भरोसे रहना चाहिए। अब चलो, लेकिन मैं इस तरह अपनी जान नहीं दूंगी। और हंस राजा के आदेश पर सारे पक्षी आकाश में उड़ करे और महल की ओर चलने लगे। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, मुझे चुपचाप खिसक जाना चाहिए। और उधर हाथियों के राजा अपनी जाति को एकत्रित कर अपनी इच्छा बताई। हे ईश्वर, हमारे राजा को क्या हो गया है? हम निर्दोष जानवरों को और चिड़ियों की हड्डियाँ उस डायन रानी के लिए महल बनवाएंगे। ओह, अफसोस की बात है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें आज्ञा का पालन करना होगा। अब देर न करो, मेरे साथ चलो। मजबूरी में सभी हाथी राजा के महल की ओर चल पड़े। जब सारे हाथी और पक्षी शाही मैदान में एकत्रित हुए तो राजा रानी एक साथ वहाँ पहुँचे। देखो प्रिय, मेरी आज्ञा से सभी पक्षी और सारे हाथी एकत्रित हो चुके हैं। यदि कोई कमी हो तो बताओ, मैं अपने कारिंदों से इन्हें मरवाने का हुक्म दे रहा हूँ। एक पल ठहरिए महाराज, मुझे पक्षियों के दल में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। गड़बड़? क्या गड़बड़ हो सकती है महारानी? अभी बता देती हूँ। कंचना ने कुछ देर पक्षियों का निरीक्षण किया और दुखी स्वर में बोली, महाराज, इसमें एक चिड़िया शामिल नहीं है। उसे शायद जानबूझकर आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसका नाम बुलबुल है। यह क्या कह रही हो तुम? हिम्मत, ठहरो, मैं उनसे अभी पकड़ मंगवाता हूँ। अगले ही पल राजा ने बाज से संबोधित किया, बाज, तुम इसी समय जाओ और आकाश पाताल को छान मारो। बुलबुल जल्द ही हमारे सामने हमारे कदमों में होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। बाज उसी समय उड़ता हुआ आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच गया। उसने अपनी तेज नज़र से बुलबुल को खोज करने लगा और सिर दी। यह रही, वह चालाक बनने की कोशिश कर रही थी। अब मुझे दबोचता हूँ उसे। और बुलबुल की दृष्टि जल्द ही बाज पर पड़ गई। ओह, वह बाज शायद मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। अब मेरी मौत निश्चित है, जान पड़ती है। और सचमुच बेचारी बुलबुल अपना कोई बचाव नहीं कर सकी। मुझे छोड़ दो बाज भैया, तुम अरे मूर्ख, तूने राजा का आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। सिद्धि बाज बुलबुल को राजा के कदमों में लापटका। अरे मूर्ख चिड़िया, तूने इतनी हिम्मत तूने कैसे हो गई? मेरी आज्ञा अवहेलना की? जल्दी जवाब दे, वरना चींटी की तरह मसल दूंगा। एकदम। दरअसल मैं दुनियादारी की बहुत महत्वपूर्ण बातें सोच रही थी, इसलिए आपकी आज्ञा का ध्यान नहीं रहा। क्षमा करिए महाराज, क्षमा करिए। क्या बातें सोच रही थी? तू जल्दी बता। महाराज, मैं सोच रही थी कि धरती पर पहाड़ ज़्यादा हैं या समुंदर। फिर तू क्या निर्णय पहुंची? धरती पर पहाड़ ही ज़्यादा हैं महाराज, जबकि तब
जब उसके घरौंदे में पहाड़ मान लिया जाए, कीड़े मकोड़े खाली धरती पर बनाए हैं। ओह, क्या सोच रही है तू? और सोच रही हूँ महाराज की धरती पर जिंदा प्राणी ज़्यादा हैं या मरे हुए। तो तू क्या नतीजे पर पहुँची? मुझे मरे हुए ज़्यादा लगे महाराज, क्योंकि जब तक सोए हुए प्राणी भी मृत मान लिया जाए। ओह, क्या बकवास है। अच्छा बता, तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी धरती पर पुरुष ज़्यादा हैं या स्त्री। ओह, तेरे विचार में ज़्यादा संख्या किसकी निकली? स्त्रियों की महाराज। पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियां की संख्या है, क्योंकि तभी जब पुरुष भी इस भीरू पुरुषों को भी शामिल कर लिया तो उसका अपना बौद्धिक संतुलन खोकर और अपना कर्तव्य भूलकर अपनी स्त्रियों के हर सनक को पूरी करने के लिए तत्पर हो जाए, चाहे वह स्त्री डायन क्यों ना हो। बुलबुल इतना कहते ही राजा के चेहरे पर शर्म से लाल हो गया। शायद वह नन्ही सी चिड़िया कहने का अर्थ वह समझ चुका था। हे भगवान, यह मुझसे क्या अनर्थ हो गया रहा है। मैं डायन के कहने पर कई निर्दोष पशुओं की मौत के घाट उतारने जा रहा था। सचमुच आज मुझ जैसे इंसान को चल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और अगले ही पल, अरे डायन, तू मुझे पाप के गड्ढे में धकेल रही थी, लेकिन अब तू मौत के गड्ढे में धकेलता हूँ आज आज। और यह सोचकर राजा सरकंचना से प्रेम का जादू उतर गया। और कंचना की मौत की घाट उतारने के पश्चात राजा हाथियों और पक्षियों को सारी कहानी सुनाकर बोला, मेरे दोस्तों, मुझ मूर्ख को माफ़ कर देना। मैं इन सब दुष्टा के और जादूगर माँ बाप के कहने पर आ गया था। इस दुष्टा ने मुझे अपने जादू से भरे प्रेम जाल में फंसाकर मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी। मेरी तुमसे यही प्रार्थना है कि तुम सब खुशी खुशी अपने घर लौट जाओ। महाराज, नहीं महाराज, हम आपको इस तरह खतरे में छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या मतलब? मतलब यह कि महाराज, जब उस डायन सुंदरी के माता पिता को अपनी बेटी की मौत का बारे में पता चलेगा तो वे ज़रूर आपके प्राण के प्यासे हो जाएंगे और आपको मौत के घाट उतारने का प्रयत्न करेंगे। अब वे मेरे साथ चाहे जो भी सलूक करें, लेकिन मैं उनकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं करूँगा। तुम सब जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। हम सब जा रहे हैं महाराज, लेकिन अपने घर नहीं, बल्कि उस दुष्टों की मौत के घाट उतारने। चलो साथियों, हम भी तुम्हारे साथ हैं महाराज। चलो दोस्तों। और हाथियों और पक्षियों का झुंड उसी समय आकाश धरती मार्ग से जो जादूगर के घर की ओर दौड़ चला। हे प्रभु, बुलबुल ने सचमुच ठीक समय पर मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझे शायद कोई नरक में जगह ना मिलती। और उधर जब दोनों बूढ़ा बूढ़ी मनुष्य के भोजन की आराम से गहरी नींद सोए हुए थे, तब हाथियों और पक्षियों की फौज ने उन पर हमला दावा बोल दिया। और अगले ही पल अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर पाते इससे पहले हाथियों और पक्षियों की दोनों ने उसे चीर फाड़ कर एक कर दिया। और यह सब जब इधर राजा ने अपने अगले दिन दरबार में सारी बात बताकर सबके सामने अपना अपराध कबूल किया। और लेकिन समस्त दरबारी और मंत्रगणना उस समय वहाँ उपस्थित लोगों को अपने प्रिय राजा की आंखों पश्चाताप के सच्चों आंसू देखकर विरुद्ध को आवाज़ में नहीं उठाई और उन्हें माफ कर जय जयकार लगाई। महाराज जिंदाबाद, महाराज अमर रहे। दोस्तों, समाप्त।